इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो दुनिया की शक्ल हमेशा के लिए बदल देते हैं, और फ्रांसीसी क्रांति उन्हीं में से एक थी। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि इस क्रांति की आग आखिर लगी कैसे। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे फ्रांस को और फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रांति शब्द का असली मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे राजतंत्र और गणतंत्र में क्या फर्क है। इसके बाद हम फ्रांस के उस पुराने सिस्टम में गोता लगाएंगे जिसे आसियन रिजीम कहते हैं। समाज के उन 3 वर्गों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी शब्द से, क्योंकि अगर हम शब्दों को ही ठीक से नहीं समझेंगे तो इतिहास को समझना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताती है। विद्रोह या आज़ादी की लड़ाई, ये दोनों ही क्रांति से अलग हैं। क्रांति का मतलब सिर्फ हंगामा करना नहीं होता। ये एक सोची समझी तेजी से होने वाली और बुनियादी, मतलब जड़ से बदलने वाली प्रक्रिया है। इसका मकसद होता है पूरे सिस्टम को ही बदल देना। तो सवाल ये है कि क्रांति से पहले फ्रांस में सत्ता का सिस्टम क्या था। चलिए उस समय के राजनीतिक ढांचे को समझते हैं, क्योंकि इसी से पूरी कहानी की तस्वीर साफ होगी। एक आम राजतंत्र में क्या होता है? सत्ता विरासत में मिलती है, मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। सीधा सा हिसाब है। लेकिन फ्रांस की कहानी थोड़ी अलग थी। वहां था एक निरंकुश राजतंत्र। इसका मतलब है कि राजा की ताकत पर किसी का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई लगाम नहीं। और ये एक लाइन राजा अपनी मर्जी का मालिक, निरंकुश शासन के पूरे आइडिया को साफ कर देती है। मतलब जो राजा ने कह दिया वही कानून है, वही सच है, बात खत्म। और इसके ठीक उलट होता है गणतंत्र, एक ऐसा सिस्टम जहां सत्ता किसी को जन्म से नहीं बल्कि लोगों के चुनाव से मिलती है। और सच तो ये है कि यही वो बड़ा बदलाव था जिससे फ्रांसीसी क्रांति लाना चाहती थी। तो ये जो निरंकुश राजतंत्र था, ये 18वीं सदी के फ्रांस में असल में कैसा दिखता था? समाज की बनावट कैसी थी? इस पूरे सिस्टम का एक नाम था ऑसिया रेजीम, यानी पुरानी व्यवस्था। और इसी व्यवस्था ने समाज में हर किसी की जगह पहले से ही तय कर रखी थी। अब आते हैं इस कहानी की असली जड़ पर। फ्रांस का वो सामाजिक ढांचा जो बहुत बुरी तरह से बटा हुआ था। पूरा का पूरा फ्रांसीसी समाज आधिकारिक तौर पर 3 हिस्सों में बटा था। इन हिस्सों को एस्टेट्स कहा जाता था, और कौन किस एस्टेट में होगा ये उसकी काबिलियत नहीं बल्कि उसका जन्म तय करता था। ये टेबल समाज के उस पिरामिड को साफ साफ दिखाती है। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट में थे चर्च के पादरी, उनके नीचे सेकंड एस्टेट में थे कुलीन लोग, मतलब राजा के सामंत और दरबारी, और सबसे नीचे तीसरे एस्टेट में थे बाकी सब। और जानते हैं बाकी सब का मतलब क्या था? फ्रांस की लगभग 97% आबादी, किसान, मजदूर, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, सबके सब। अगर इस व्यवस्था को और आसानी से समझना हो तो इसकी तुलना भारत की पुरानी जाति व्यवस्था से की जा सकती है, जहां एक इंसान का सामाजिक दर्जा उसके जन्म से जुड़ा होता था। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम एक ऐसे ज्वालामुखी पर क्यों बैठा था जो कभी भी फट सकता था। तो देखिए पूरी तस्वीर क्या बन रही है। एक तरफ एक ऐसा राजा है जिसकी मर्जी ही कानून है, दूसरी तरफ एक समाज है जो जन्म के आधार पर बटा हुआ है, और सबसे बड़ी सबसे विस्फोटक बात, देश को चलाने का, टैक्स चुकाने का सारा बोझ उस 97% आबादी पर था जो तीसरे एस्टेट में थी, जबकि पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी और कुलीन वर्ग जिन्हें सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे वो लगभग कोई टैक्स नहीं देते थे। सोचिए, ये सिर्फ एक सामाजिक अन्याय नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक अन्याय भी था। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं, जो आने वाले तूफान की आहट है। जब कोई सिस्टम इतना ज्यादा अन्यायपूर्ण और असंतुलित हो जाए तो फिर आगे क्या होता है?